Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book and this book name is Understanding Society, India and Beyond. We have already completed explanation of chapter 2 and chapter 3. Those students who have not watched these videos, you will watch these videos from my channel, that is NCERT Education by Aarti Mishra. Let us start. Now we will study chapter number 4, Early Humans and Beginning of Civilization. तो अर्ली ह्यूमंस और बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, इस चैप्टर को हम अभी अच्छे से समझेंगे. ओके, तो अर्ली ह्यूमंस क्या होते हैं, जो हमारा जो प्रारंभिक मनुष्य जो था वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से जो है वो भोजन किस तरीके से खाते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका जीवन कैसा था, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यता का जो विकास हो रहा था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी. ओके, क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चंस क्या हैं इसमें. हाउ डिड ह्यूमन लिव्स ऑन अर्थ बिफोर द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. जो मनुष्य जो था, जो पृथ्वी पर मनुष्य जो रह रहे थे सिविलाइजेशन की शुरुआत होने से पहले, तो उनका जीवन कैसा था, ठीक है, उनका भोजन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, तो उसके बारे में जो है हम लोग इसी चैप्टर के अंदर जो बिग क्वेश्चंस है इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें गिवन है, हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड. जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी उससे पहले लोग जो हैं एक दूसरे से किस तरीके से जो है कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें गिवन है, हाउ इज़ आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट. किस तरीके से जो आर्कियोलॉजी जो है वो हमें मदद करती है हमें पास्ट को समझने में. ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विच ईच अदर. जो अर्ली सिविलाइजेशन थी जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु सिविलाइजेशन बोलते हैं, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, तो ये जो सारी सिविलाइजेशन थे, ये सभ्यता के जो लोग थे वो आपस में किस तरीके से क्या जो है संपर्क और व्यापार करते थे. ओके, तो ये सब जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करेंगे. इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड आल्सो लर्न अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी गोज बैक मच फर्दर. इसको जो है मैं आपको ऐसे ही मैं बता देती हूँ, मैं रीड नहीं करी क्योंकि रीड करने में काफ़ी चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है. तो इसमें यही चीज़ बताइए कि जो वेरियस किंगडम्स हुआ करते थे पहले के समय में और एम्पायर्स हुआ करते थे, तो उसमें भी हमने जो है लर्न अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. हाउ द हिस्ट्री जो है ह्यूमैनिटी की, अगर हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें तो मानव जाति का जो इतिहास है इन सभ्यताओं से भी बहुत ज़्यादा पुराना माना जाता है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल एक्सप्लोर हु आवर अर्लियर एंसेस्टर. हमारे सबसे प्राचीन पूर्वज कौन थे, वे कब और कहाँ रहते थे, और वो किस तरीके से विकसित हुए और किस तरीके का वो भोजन करते थे, एंड हाउ दे लिव एंड हाउ दे बिकम वॉट वी टुडे. तो आज आप देखेंगे आज का जो आधुनिक मनुष्य है वो किस तरीके से उसका विकास हुआ, ठीक है, उनका विकास होकर आज के आधुनिक मनुष्य जो है वो धीरे धीरे कैसे बने. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे. द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज अंडरस्टूड मेनली थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एज रिटन लैंग्वेज इमेजेस एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो आप देखेंगे जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग का जो पीरियड था उसको किसके थ्रू समझा जा रहा था, उससे पहले का जो पीरियड था उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू जाना जा रहा था, ठीक है, जो हमारे पुरातत्व साक्ष्य जो हमें मिले थे और उसमें जो रिटन लैंग्वेज थी वो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे अलग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लिखित भाषाएं जो है वो अलग अलग समय पर विकसित हो रही थी उस टाइम पे. उसमें से एक राइटिंग सिस्टम आया जो कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में देखने को मिला, जिसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी लिखा है और एक और नाम होता है, वो लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, राइटिंग्स एंड इंग्रेव्स फाउंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, और यहीं पे आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिले थे वही चीज़ अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि राइटिंग एंड इंग्रेविंग्स फाउंड ऑन ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स एंड फॉसिल्स और पोट्री के ऊपर जो है राइटिंग्स लिखी हुई मिली हैं, खुदवाई गई चीज़ें जो हैं उसमें लेख मिला है लिखा हुआ. ये चीज़ हमें बताते हैं कि हड़प्पन लोग जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे लिखने के लिए, ठीक है, चिन्ह वाली लिपि का वो लोग यूज़ करते थे. एंड हड़प्पन हाउ इट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड, लेकिन इसको किसी ने समझ नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे यही नहीं पता चला कि ये जो लिखा हुआ है वो किस भाषा में लिखा है. वो मतलब कुछ भी उसमें समझ नहीं पाया, क्लियरली कोई चीज़ विजिबल नहीं हो रही थी उसमें से. एज अ रिजल्ट वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑल्सो रेफर टू अ सिंधु लिपि. तो अगर नतीजे की हम बात करें तो अभी तक हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाए, जिसको सिंधु लिपि बोला जाता है. ओके, अदर अर्ली सिस्टम राइटिंग सिस्टम्स इंक्लूड द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स ऑफ सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया एंड द हेरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, बोथ ऑफ विच फ्लरिश अराउंड द सेम टाइम एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. जब हड़प्पन सभ्यता का विकास हो रहा था उस टाइम पे पूरा प्रारंभिक जो राइटिंग सिस्टम था जिसमें
क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स आती है जो कि सुमेरियंस की थी मेसोपोटामिया के अंदर, और हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है ये एंशिएंट इजिप्ट में थी। तो ये भी उस समय क्या था, दुनिया में जो है फल फूल रही थी। ओके, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं कील अक्षर लिपि। ओके, ये सुमेरियन सभ्यता का जो है कि प्राचीन लेखन प्रणाली थी, और हायरोग्लिफिक जो स्क्रिप्ट है वो एंशिएंट इजिप्ट की थी। तो ये दोनों सभ्यता भी जब हड़प्पन के जब सिविलाइजेशन के दौरान जब हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश होता तो उस टाइम पे ये वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं ये भी क्या थी, फ्लोरिश हो रही थी उस टाइम पे। अनलाइक द हड़प्पन स्क्रिप्ट, दीज स्क्रिप्ट्स हैव बीन डेसिफर्ड एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड अबाउट 500 years ago. You will learn more about them later in the chapter. तो इसके अलावा जो हड़प्पन हमारी जो स्क्रिप्ट्स थी वो स्क्रिप्ट्स को, हड़प्पन की स्क्रिप्ट्स को की जो उसको भी जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि उसको वैज्ञानिक तरह से जो है उसमें जो उसको जो पढ़ा गया उसको वैज्ञानिक तरह से उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता चला उसकी लैंग्वेज क्या है। ओके, और क्लियर भी कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रही थी। तो यहीं से क्या होता है, हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत होती थी अबाउट 5000 years ago। तो इसके बारे में जो हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। तो आप देख सकते हैं फिगर 4 जो हमारा 4.1 है, इसमें हमें फिगर में शो किया है हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन अ सील। सील के ऊपर दिखाया है कि हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट थी वो किस तरीके से लिखी गई है। उस मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब विकास हुआ था उस टाइम पे एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो वो हड़प्पा के टाइम की जो लिपि है उसकी ये एक जो सील है उस पर पूरा उस पर एक अभिलेख स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखी हुई है, कुछ इसमें सिंबल्स बने हुए हैं, और ये क्लियरली विजिबल भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें जो भी लिखा है बहुत छोटा लिखा है, और यह पता नहीं लगा पा रहा कोई कि किस लैंग्वेज में लिखा है, और इससे हमें जो इस पर जो भी लिखा है तो उसका जो है हमें पूरा एविडेंस नहीं मिला है। एडिक्वेट एविडेंस मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिली है। ओके, यू हैव स्टडी अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट इन योर प्रीवियस ग्रेड्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा हुआ। ऑब्जर्व द सील्स केयरफुली एंड डिस्कस व्हेदर स्क्रिप्ट हैव्स नॉट येट बीन डिसिफर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आप इसको अच्छे से देखिए और बताइए स्क्रिप्ट को क्यों नहीं पढ़ा जा सका है, और उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, और क्या क्या एफर्ट किए गए होंगे उसको समझने के लिए। यू कैन यूज़ अ टेक्स्ट बुक, कंसल्ट योर टीचर। आप अपने टीचर से या कोई ऑनलाइन सोर्सेज से आप जो है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, तो मेन रीज़न यही है इसका कि ये कोई द्विभाषी शिलालेख रोसेटा स्टोन जैसा नहीं मिला हमें, और अधिकांश लेख इसमें बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ लिखी गई थी इसमें बहुत ज़्यादा छोटी थी, और अभी तक ये कोई पता नहीं लगा पाया था कि किस लैंग्वेज में लिखी गई है, और इसका जो पर्याप्त जो प्रमाण है वो उपलब्ध नहीं है। ओके, और अगर हम बात करें कि जिन लोगों ने पढ़ा था तो बहुत सारे भारतीय और विदेशी विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, और कंप्यूटर AI की सहायता से भी क्या किया, इसको समझने की कोशिश की गई। ओके, From 400 BC, a script known as Bhami was used in parts of southern India and the Ganga Valley, northern India. 400 BC के दौरान जो स्क्रिप्ट थी, लगभग 400 ईसा पूर्व क्या हुआ, स्क्रिप्ट जो थी, एक स्क्रिप्ट आई जिसका नाम था ब्राह्मी, और जिसको यूज़ किया गया, कहाँ यूज़ किया गया, इसको सदर्न इंडिया में, और गंगा वैली जो थी नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। इट वॉज लेटर फॉर्मलाइज्ड बाय द एम्परर अशोका 3rd century BC में इसका जो यूज़ है एम्परर अशोका ने किया। एंड कंटेम्प्रेरी आयरन एज पीपल ऑल ओवर सदर्न इंडिया। पहले क्या हुआ, जो फिर एम्परर अशोक आया, एम्परर अशोका ने क्या किया, अपने शिलालेखों के माध्यम से इस लिपि का जो है एक व्यापक रूप से इसको अपनाया और इसे व्यवस्थित रूप इसको दिया था, क्योंकि उसने अपने शिलालेख जो उसका है, मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखो ये गिवन है फिगर 4.2 में, ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑन रेलिंग अराउंड द स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। MP के सांची स्तूप की जो रेलिंग है उस पर क्या है, ब्राह्मणी लिपि में जो है एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक अभिलेख लिखा हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं, इट इज गिवन है। ओके, तो जब अशोका ने तो इसका यूज़ किया, इस लिपि का बहुत व्यापक रूप से इसको अपनाया और इसे व्यवस्थित रूप दिया। फिर क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी जब टाइम पीरियड आया तो उसमें आयरन एज के जो पीपल थे, लोह युग के जो लोग थे सदर्न इंडिया में, वो भी इसका यूज़ करने लगे, इस लिपि का, इस स्क्रिप्ट का। यू विल लर्न मोर अबाउट द जर्नी ऑफ स्क्रिप्ट्स इन हायर ग्रेड्स। तो आप जो मैंने आपको बताया कि जो आयरन एज के पीपल जो थे सदर्न इंडिया में वो स्क्रिप्ट का यूज़ करे, तो इसके बारे में जो है अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन स्टडी इन हायर ग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट पेज, इसका हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं क्या गिवन। हाँ, यहाँ पे गिवन है कि द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर। इन्वेंशन जो है वो राइटिंग का बिफोर और आफ्टर कैसे हो रहा है, ठीक है।
तो इन्वेंशन मतलब कि जो खोज हुई थी, जो आविष्कार किया गया था लेख का, वो बिफोर और आफ्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या थी, जब लिखने की कला नहीं थी तब क्या था। तो बिफोर में जो गिवन है, मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल अंडर दिस पीरियड फ्रॉम अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो टू 5000 ईयर्स अगो। तो आप देखेंगे कि 99 ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो किस पीरियड की है, वो 3 लाख ईयर्स से लेके 5000 ईयर्स अगो की है। और इसी टाइम को क्या बोला जाता है, इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ओके, इसी टाइम को क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। ओके ओके, आफ्टर की बात कर लेते हैं हम ह्यूमन हिस्ट्री की। लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड। और मानव इतिहास का 1% से भी कम भाग जो है लेखन के बाद का है। यह लगभग पिछले 5000 का जो समय माना जाता है, आज का समय भी इसी वर्ष का काल में आता है। तो इतिहास का जो 5000 वर्ष का जो समय है वो इसी काल में आ रहा है, तो वहाँ तक का है यहाँ पे आफ्टर में। ओके, मेन सोर्सेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन क्या है, इतिहास जानने के मुख्य सोर्सेज क्या थे। टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस, जो औजार, ठीक है, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए थे। बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमंस के बारे में बनाए गए थे, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमंस के बारे में बनाए थे। एंड आर्टिफैक्ट्स मीन्स वो चीज़ें जो मानव निर्मित वस्तुएं थी, ठीक है, जो ह्यूमंस ने जो वस्तुएं बनाई थी, वो चीज़ें भी जो हैं उनसे हमने क्या किया, ये जो सोर्सेस थे इनसे हमने लोगों के रहन सहन के बारे में जाना कि किस तरीके से लोग रहते थे, पीपल्स वे ऑफ लिविंग। ओके, बोथ मटेरियल, आफ्टर की बात कर ले, मटेरियल रिमेन्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। जब हम आफ्टर की बात करते हैं तो अब इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें पुरातत्व वस्तुओं के साथ साथ हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और इससे हमें ये पता चला है कि इसलिए लोगों के जीवन और समाज को हमने बेहतर ढंग से लिखित ग्रंथों से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा है। ओके, लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन कैसा होता था। इट इज़ जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड आइडियाज। उस समय के लोगों के विचार, भावनाएं, उनकी मान्यताएं समझना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा नहीं था। नेक्स्ट हम देख ले, आफ्टर की बात कर ले तो लिटरेचर, रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम्स, इवेंट्स एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ्स। अगर हम इसकी बात करें तो लिखित दस्तावेज उपलब्ध थे, ठीक है, तो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कब कौन सी घटना हो रही है, सामाजिक घटना कब हुई, राजनीतिक घटना कब हुई, सांस्कृतिक विकास क्या, तो उसके पूरी जो है हमें रिटन लिटरेचर से जो है हमें पूरे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेम्स और इवेंट्स और सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ क्या थी। मेजरमेंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट था, ठीक है, एंड दैट इज़ डेटिंग इवेंट्स एंड कल्चर्स ओनली। मतलब उसके आसपास जो है हमने मान लिया था, अनुमान लगा लिया था कि हाँ ऐसा ऐसा इस दौरान ये चीज़ जो है ये घटना घटी होगी। नेक्स्ट अगर हम आफ्टर की बात करें, डेटिंग ऑफ कल्चर एंड इवेंट्स बिकम रिलेटिवली एक्यूरेट। बाद में जो है डेटिंग ऑफ कल्चर्स और जो घटनाएं थी बिल्कुल हमें एक्यूरेट मिल गई, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले तो उसमें जो है स्पेसिफिक डेट्स ऑफ इवेंट्स मेंशन थी, जैसे कि कोरोनेशन और वॉर्स कब हुई थी। ओके, व्हाई शुड बी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। हमें प्रारंभिक इतिहास जो है वो क्यों पढ़ना चाहिए। द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प्स to us understand the long process of humankind's biological and cultural evolution in relation to changes in climate and the environment। जो अर्ली प्रारंभिक मनुष्य का जो इतिहास है वो हमें ये चीज़ समझने में मदद करता है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ और वह बदलते पर्यावरण के अनुसार उसने अपने आप को किस तरीके से ढाला। ओके, biological evolution refer to the gradual physical and genetic changes through which our early ancestors known as Australopithecines, Australis means southern and Pithys means primates। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या था, जो धीरे धीरे जो है जो मनुष्य जो था वो अपने आनुवांशिक गुण उसमें आने लगे थे, मनुष्य के अंदर शारीरिक और आनुवांशिक गुण जो पनपने लग गए थे विच वो अर्ली एंसेस्टर, तो उसको ऑस्ट्रोलेपोथिसिन्स बोला गया था। ठीक है, लाखों वर्ष में मनुष्य के शरीर और आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन हुए, उसी को हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, वो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में बन गया और धीरे धीरे क्या हुआ, जो वो पूर्वज जो थे वो किस में उनका विकसित हो गए, वो विकसित हो गए आधुनिक मानव में, जिसको होमो सेपियंस बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, कल्चरल एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस अडेप्ट टू द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड द लास्ट 26 लाख ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट। तो कल्चरल एवोल्यूशन हमें ये बताता है कि किस तरीके से मनुष्य ने अपने आप को ढाला था उस पर्यावरण के अनुसार जब क्वाटरनरी पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, जो कि क्वाटरनरी पीरियड क्या है 26 लाख ईयर्स वाला इंक्लूडिंग, इसमें प्रेजेंट भी आ जाता है।
ओके, टू सर्वाइव द चेंजिंग क्लाइमेट, और जिस तरीके का क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा था उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से उसमें ढाला। ह्यूमन डेवलप टूल्स और टेक्निक्स जो हैं ये सब डेवलप हुए, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी आई, और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का जो है यूज़ किया जाने लग गया उस टाइम पे। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। फिगर 4.4 जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये अर्ली डिस्पर्सल ऑफ ह्यूमन इरेक्टस आउट ऑफ अफ्रीका अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है कि जो होमो इरेक्टस थे वो आउट ऑफ अफ्रीका निकले, तो फिर कहाँ कहाँ डिस्पर्सल हुआ उनका। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ ह्यूमन इरेक्टस होता क्या है। होमो इरेक्टस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी होमिनियन क्या होता है। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं होमिनियन और ह्यूमन इरेक्टस, होमो इरेक्टस और होमिनियन क्या होता है। ओके, तो होमो इरेक्टस क्या होता है, जो सीधे चलने वाला अफ्रीका और मानव अफ्रीका का जो पूर्वज था, जो सीधे चलने वाला था, अफ्रीका से बाहर जाने वाले जो मानव पूर्वज थे उसको होमो इरेक्टस बोला गया था। तो ह्यूमन इरेक्टस रेफर्स टू एन अपराइट और बाइपेडियल ह्यूमन एंसेस्टर, जो बिल्कुल सीधे की ओर चल रहे थे। ठीक है, और होमिनियन क्या था, होमिनियन ग्रुप था ऐसे पुराने पूर्वजों का, ठीक है, ऐसे लोगों का ग्रुप था वो, जिसमें क्या हुआ, हमारे पुराने आधुनिक मानव का ग्रुप था जिसमें हमारे जो पूर्वज थे वो भी शामिल हो गए थे। ठीक है, और ग्रुप दैट इंक्लूड्स मॉडर्न ह्यूमन बीइंग था, उसमें एंड अर्ली ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स भी इसमें शामिल थे। होमिनियन उसको बोला जाता है। एक ग्रुप होता है जिसपे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग भी है और हमारे एंसेस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। ओके, होमो इरेक्टस मैंने आपको बता दिया, जो मानव पूर्वज होते थे अफ्रीका के, जो सीधे चल रहे थे, ठीक है, उनको बोला गया है। और ये आप देख सकते हैं फिगर 4.4 में किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है होमो इरेक्टस जो है आउट ऑफ अफ्रीका अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो उसका डिस्पर्सल हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पे शो किया गया है मैप में। यहाँ पे डेजर्ट दिखाया है, कहीं पे किस तरीके का प्राय मतलब कि इन्वायरमेंट था, ग्रासी स्टेप से घास के मैदान थे, कनिफरस फॉरेस्ट था वहाँ पे, और डेनिसोवा केप थी। ठीक है, ओड्यूवल गॉर्ज था। ओके, तो इस सब के बारे में अभी जो है हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओवर टाइम ह्यूमन्स वेज ऑफ लाइफ चेंज फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोग जो हैं वो शिकार करने से अब क्या करने लगे, वो मतलब कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन करने लग गए थे। पहले वो क्या थे, हंटर गैदर थे, वो शिकार करके लेके आते थे, तो उससे अपना कहीं से चीज़ों इकट्ठा करके लाते थे, तो उनको कंज्यूम करते थे एज अ फूड। अब क्या है, वो लोगों ने फूड का प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया, एंड दे स्टार्ट फार्मिंग ऑल्सो, एंड दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ऑल्सो। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड एंड मटेरियल गुड्स लेड द फाउंडेशन ऑफ एमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जब ज़्यादा फूड मटेरियल जो है ज़्यादा मात्रा में जो है ग्रो करने लग गए, तो उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन का विकास हुआ। ठीक है, इट इज़ जनरली एग्री दैट आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर इवॉल्व एंड लिव इन अफ्रीका एंड बिगिन टू मूव ऑफ द कंटिनेंट अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऐसा माना जाता है जो पुराने पूर्वज थे वो वहाँ विकसित हुए और फिर वो अफ्रीका में रहने लग गए, बिगिन टू मूव ऑफ द कॉन्टिनेंट, और फिर उन्होंने वहाँ से उस कॉन्टिनेंट से मूव करना शुरू किया। कब, 2 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर विद स्टोन टूल्स। होमो इरेक्टस क्या है, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर थे, मानव पूर्वज थे जिनके पास स्टोन्स के टूल हुआ करते थे, पत्थरों के औजार। जो अब उसमें औजार कौन कौन से थे उनके पास, हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स। तो ये औजार किसके पास थे, होमो इरेक्टस के पास। ठीक है, एंड वॉज द फर्स्ट होमिनियन टू एग्जिस्ट अफ्रीका। तो ये एक ऐसा ग्रुप था, होमिनियन था। होमिनियन मीन्स इसमें मॉडर्न ह्यूमन बींग्स भी आ रहे हैं और हमारे एंशियंट्स ह्यूमन एंसेस्टर्स भी आ रहे हैं, जो हमारे मानव पूर्वज थे वो भी इंक्लूड थे होमिनियन वाले ग्रुप में। तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका को छोड़ दिया, इस कॉन्टिनेंट को छोड़ के वो जा रहे थे। दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, इंडिकेटिंग द ओरिजिन अफ्रीका एंड द डिस्पर्शन बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट बिटवीन 2 and 0.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो टूल्स हैं ये आपको अदर पार्ट्स ऑफ एशिया और यूरोप में भी देखने को मिलेंगे, और इंडिकेटिंग द ओरिजिन, उनका जो उनकी शुरुआत हुई थी, जो होमो इरेक्टस की जो शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका से हुई थी, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कॉन्टिनेंट के बीच में फैलते चले गए, जो कि 2 से लेके 0.5 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात है, इस बीच के टाइम पीरियड की बात है। और अनदर मेजर वेव जो है मूवमेंट ऑफ अफ्रीका टुक प्लेस अराउंड 1,25,000 ईयर्स अगो। तब क्या हुआ, एक वेव आई जिसमें मूवमेंट हुई उनकी, अफ्रीका से वो निकले और
कितना टाइम पीरियड हुआ होगा तब उनको, 1,25,000 years ago हुआ होगा, ठीक है। दिस एक्सिस्ट वॉज एसोसिएटेड विद द अर्ली होमो सेपियंस, अवर सेल्स मॉडर्न ह्यूमंस who also live in Africa around 3 lakh years ago and now spread all over the earth. इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उनका जो एग्जिस्ट था वहाँ से निकल गए, फिर क्या हुआ, अर्ली होमो सेपियंस आए जिसको आधुनिक मानव बोला जाता है, और सेल्फ मॉडर्न ह्यूमंस बोलते हैं, विच हु वाज, उन्होंने अपने आप को अफ्रीका में डेवलप किया अराउंड 300 जो है 3 लाख वर्ष पहले। अब जो है वो पूरे जो दुनिया में जो है पृथ्वी के हर कोने में वो लोग फैल गए। ओके, कौन, होमो सेपियंस। थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अर्ली ह्यूमंस लेफ्ट अफ्रीका टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स? क्या रीजन्स रहे होंगे कि लोग जो है अफ्रीका छोड़ के दूसरे रीजन्स में चले गए? हो सकता है वहाँ पे खाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो ना हो, शिकार करने के लिए जानवर ना हो, ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स थे। उन्हें खाने की तलाश में दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, हो सकता है वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो गए हों। ओके, हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स? किस तरीके से जो है हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं? तो किस तरीके से हम अपने एंसेस्टर के बारे में जानेंगे, अभी हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं। हु वर आवर ह्यूमन एंसेस्टर? हमारे ह्यूमन एंसेस्टर मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे? द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स वर फाउंड इन अफ्रीका। तो जो हमारे प्रारंभिक जो हमारा मानव निवास जो था वो अफ्रीका के अंदर था। एशिया एंड यूरोप, फिर वो बाद में एशिया और यूरोप में भी फैल गए थे। एंड टुगेदर दे कंस्टिट्यूट व्हाट वी टुडे कॉल द ओल्ड वर्ल्ड। तो वो बाद में जब वो एशिया और अफ्रीका, जब अफ्रीका से निकल के एशिया यूरोप में फैले तो इन सबको मिला के इन सभी कॉन्टिनेंट्स को ओल्ड वर्ल्ड बोला गया। ओके, इसलिए इन तीनों महाद्वीपों को मिलाकर ओल्ड वर्ल्ड बोला गया, क्योंकि वो सभी पार्ट्स में जो है फैल गए थे। उनका जो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है प्रारंभिक मनुष्य का वो जगह जगह इन कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिला, तो इन कॉन्टिनेंट्स को ही क्या बोल दिया, ओल्ड वर्ल्ड बोल दिया गया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को एग्जिस्ट एट दिस टाइम, और अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग मानव पूर्वज जो हैं वो हमें अलग अलग टाइम पे जो हैं वो स्प्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। उनका सेटलमेंट जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे रहा है, और एंड इट वाज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। वन ऑफ दिस एंसेस्टर मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। तो किसी इन्हीं एंसेस्टर्स में किसी ने क्या हुआ, प्रारंभिक जो है पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। और यहीं से क्या हुआ, उनकी ह्यूमन बिहेवियर, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके जो विशेष व्यवहार जो है वो निकल के आया, एंड अपोज टू द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। और जो उनके अंदर जानवर जैसा व्यवहार था वो खत्म हो गया। हु डू नॉट पोजेस द कॉग्निटिव एबिलिटी टू मेक सच टूल, क्योंकि अब जब वो पहले जब रह रहे थे तो उनके अंदर इस तरीके की कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं थी कि हम कुछ बना सके, क्रिएटिविटी कर सके। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, स्टोन्स के टूल्स बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे उनका ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। Thus human beings came to be known as hominian or tool maker। यहीं से क्या किया उन्होंने, ह्यूमन बींग्स को क्या बोला जाने लग गया, होमिनियंस और टूल मेकर बोला जाने लग गया, क्योंकि उन जो वहाँ जो पूर्वज थे, जो हमारे पुराने जो पूर्वज थे जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, टूल्स बनाने शुरू कर दिए वो पत्थरों के, इसलिए उनको होमिनियंस बोला गया। एंड द टूल्स दे क्रिएटेड समटाइम्स कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिम्स। और जिस तरीके से उन्होंने टूल्स बनाए उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिम्स बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि जो उन्होंने जो टूल्स बनाए थे वो जो हाथ पैर से जो काम किए जा सकते थे, जो किए जा रहे थे उसका वो काम कर रहे थे, ठीक है। हाथ और पैर के काम की जगह जो है इन टूल्स को यूज़ किया जा रहा था, बिकॉज द फंक्शन एज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हेल्पिंग पीपल परफॉर्म टास्क दे कुड नॉट अकम्प्लिश विद द हैंड्स अलोन। और बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो सिर्फ हाथ से ही नहीं हो पाते थे, तो वो सारे जो टास्क होते थे वो ये क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल जो लिम्स हैं, ये टूल्स हैं, इनके थ्रू जो है ये काम हो रहा था। एंड पीपल हेल्पिंग पीपल परफॉर्म टास्क दे कुड नॉट अकम्प्लिश विद द हैंड्स, मतलब वो हाथों से काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये टूल्स उनकी जगह काम कर रहे थे, ठीक है। ह्यूमन मेड दीज टूल्स, यूज देम, डिस्कार्डेड देम, एंड व्हेन दे वोर आउट। अगर वो टूल्स जो है बेकार हो जाते थे तो उन्हें फेंक दिया जाता था। ओवर टाइम दीज डिस्कार्डेड टूल्स कॉट, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता था, जैसे जैसे समय बीत के तो ये टूल्स क्या हुआ, ये टूल्स जो है धरती में क्या हो जाते थे, ये धंस जाते थे, मतलब ख़राब हो जाते थे, तो लोग फेंक देते थे। तो फिर ये धरती के नीचे जो है जब खुदाई हुई तो उसमें मिले हैं अर्थ में, ठीक है। ओके,
बरीड इन द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड वर लेटर डिस्कवर बाय द आर्कोलॉजिस्ट। इनको आर्कोलॉजिस्ट ने खोद के निकाला है। जो अपर लेयर थी अर्थ में, उसमें ये खराब हो जाते, फेंक देते तो उसमें ये मिट्टी से ढक जाते थे नीचे, ठीक है। अपर लेयर जो होती जाती है उसमें बरीड हो जाते थे। फिर इनको आर्कोलॉजिस्ट ने इनकी खुदाई करी, तो आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो ये सारे टूल्स मिले हैं उन्हें। इन द सम वे द रिमेन्स ऑफ सम ऑफ अर्ली एंसेस्टर वर बरीड डीप अंडरग्राउंड। और बहुत सारे हमारे मानव पूर्वज हैं वो भी जो है इस धरती के नीचे दफनाए जाते थे। उनकी जो डेड बॉडी है उसको दफनाया जाता था एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और जब उन्हें हज़ार या मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते थे तो फिर ये किस में बदल जाते थे, ये चीज़ें फॉसिल्स में बदल जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया गया है फॉसिल्स क्या होता है, पर मैं इसको समझाती हूँ। तो प्रिजर्व रिमेन्स ट्रेसेस और इम्प्रेशन ऑफ अ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। Fossils form when these remains get buried under the layers of the earth and slowly turn into stone over thousands or millions of years ago. पौधे, जानवरों या मनुष्य के लाखों वर्ष पुराने से सुरक्षित अवशेष हैं, ये उनके निशान हैं जो चट्टानों में बदल जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ओके। The discovery of such tools and fossils are major source of evidence that helps archaeologists reconstruct human history and understand how our ancestors lived, ठीक है। तो जो हमें जो फॉसिल्स मिले हैं, जो फॉसिल्स तो मैंने आपको बता दिया, जो डिस्कवरी हुई है, जो टूल्स मिले हैं खुदाई में और जो फॉसिल्स मिलते हैं, ये हमें एक साक्ष्य प्रवाद, ये एक साक्ष्य हैं जो हमें ह्यूमन हिस्ट्री को समझने में बहुत मदद करते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट ने जिनको खोद के निकाला है, ठीक है। प्राचीन मानव किस तरीके से रहते थे, उनका जीवन कैसा था और किस तरीके से हमारे पूर्वज जीवन जिया करते थे, उनके बारे में सब कुछ जो है वो हमें इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है जो हमें आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में मिली हैं चीज़ें। इट इज़ थ्रू सच फाइंडिंग्स दैट वी नो दैट होमो हैबिलिस लिव्ड इन अफ्रीका। तो इन खोजों से हमें पता चला है कि जो होमो हैबिलिस हैं, होमो हैबिलिस क्या है, ये हैंडीमैन होते थे जो कि अफ्रीका में रहते थे, स्पेशली इन द ओल्डोवाई गॉर्ज इन तांजानिया एंड कीनिया। तो होमो हैबिलिस क्या होते हैं बता देती हूँ। जो होमो हैबिलिस जो हैं ये अफ्रीका में लोग रहते थे, तांजानिया और कीनिया में रहते थे और लगभग 26 वर्ष पहले से रह रहे थे। और इन्होंने क्या किया था, चॉपर जो है वो पत्थरों के औजार बनाते थे, ओके। एज नोटेड अर्लियर दियर सक्सेसर होमो इरेक्टस, जो उनके सक्सेसर थे होमो इरेक्टस, उनका विकास हुआ। तो उन्होंने क्या किया, हैंड एक्सेस बनाया, ठीक है, हाथी, कुल्हाड़ी, कलेवर बनाया, जैसे उन्नत पत्थर के औजार बनाए ये। और सबसे पहले जो है ये माइग्रेट हुए थे अफ्रीका से, कौन, जो हमारे होमो हैबिलिस, ठीक है। और जो ओल्डोवाई गॉड जो है तंजानिया में और कीनिया में, और होमो इरेक्टस जो हैं ये वहाँ से माइग्रेट हुए अफ्रीका से एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे ये यूरोप और एशिया में फैलने लगे इन कॉन्टिनेंट के अंदर। वाइल ऑल ह्यूमन एंसेस्टर्स वर टूल मेकर्स। अब क्या होगा, जितने भी हमारे ह्यूमन प्रारंभिक जो पूर्वज थे, ठीक है, वो सब जो है अब टूल्स बनाने लग गए थे, ठीक है। इट वॉज द होमो सेपियंस दैट डेवलप कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और फिर क्या हो, आधुनिक मनुष्य जो है उसने भी क्या किया, उन्नत और जटिल तकनीकों का विकास किया, ओके। आधुनिक मानव ने भी। होमो हैबिलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर्स 4.6 में एक्सप्लेन किया है स्कल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे उनके स्कल्स, खोपड़ियाँ कैसी थी। और मॉडर्न ह्यूमंस, यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमंस का भी शो किया है कि मॉडर्न ह्यूमंस शोइंग द एवोल्यूशनरी सीक्वेंस फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस से किस तरीके से होमो सेपियंस में चेंज देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं उनके पूरे जो है स्कल के बारे में पूरा बताया कि उनका स्कल का आकार बहुत बड़ा था, माथा ऊंचा था, जबड़ा छोटा था और ब्रेन का आकार भी बहुत बड़ा था। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स दे आर गिवन इन दिस फिगर्स, ओके। तो इनकी जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। होमो हैबिलिस जो है ओल्डोवाई गॉर्ज तांजानिया और कीनिया में रहते थे और 2.6 मिलियन ईयर्स अगो रहा करते थे और उन्होंने चॉपर जैसे स्टोन के टूल्स, पत्थर के औजार बनाए थे। अगर मैं होमो इरेक्टस की बात करूँ, होमो इरेक्टस जो है ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली में रहते थे, 2 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे। उन्होंने हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, उन्होंने टूल्स बनाए थे। लेकिन होमो हैबिलिस कौन से टूल्स बनाए थे, उन्होंने चॉपर बनाया था। और जो होमो इरेक्टस ने हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स, ये इस तरह के टूल्स बनाए थे। अगर होमो निएंडरथैलेंसिस की अगर मैं बात करूँ, ये यूरोप में रहता था और साउथ वेस्ट एशिया में रहता था अबाउट 40,000 ईयर्स अगो तक। और उन्होंने क्या किया, मिडिल पैलेलिथिक एज में जो फ्लेक के टूल्स होते थे वो बनाए थे। लिविंग ह्यूमंस को क्या बोला गया, होमो सेपियंस बोला था। ये ऐसे ह्यूमन स्पीशीज थे जो आज भी धरती पे पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं आधुनिक मानव, ओके। तो ये हमने समझ लिया। तो ये क्वेश्चन इसमें इसी से रिलेटेड गिवन हैं, ओके। तो उनसे रिलेटेड आप लोग अपने जो हैं आंसर्स दे सकते हो, ओके। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ओके।
और कौन कौन से पीरियड्स, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कब क्या डेवलपमेंट्स हुए तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के ऊपर जो है अलग पीरियड्स जो थे वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। सच एज डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टूल्स, मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मीन्स कि पहले किस तरीके के टूल्स यूज़ किए जा रहे थे, फिर डेवलप हुए टूल्स, फिर लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, फिर उनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल बदल गया और सेटलमेंट पैटर्न्स होने लग गए। तो वी विल एक्सप्लोर दी स्टेजेस इन दिस चैप्टर, तो ये सारी स्टेजेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी स्टेजेस का आपको यहाँ पे जो है पूरा एक फिगर में आपको शो किया है कौन कौन से स्टेजेस हैं। पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, तो कौन कौन से पीरियड्स हुआ करते थे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। पैलेलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, उसके बाद आपका आता है मेसोलिथिक जिसको मिडिल स्टोन एज बोला जाता है, और न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज को बोला जाता है, और ब्रॉन्ज एज कांस्य युग, और चैल्कोलिथिक कॉपर स्टोन एज बोला जाता है, आयरन एज लोहे को बोला जाता है। तो इनकी स्पेशलिटी क्या रही है तो उसके बारे में इन्होंने समझाया। हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल, जो पैलेलिथिक एज के जो लोग थे जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ के इस काल में लोग जो है वो शिकार करते थे, फल और कद ये सब इकट्ठा करके लेके आते थे, फिर उससे अपना जीवन बिताते थे, वही सब चीज़ों को कंज्यूम करते, जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। और बहुत सरल और खुदरे तरीके के पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे, और वो लोग खेती बाड़ी और ये पशुपालन तो जानते नहीं थे, गुफाओं में या खुले स्थानों में रहते थे, ओके। जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते तो वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे, ओके। न्यूलिथिक स्टोन एज, यहाँ पे न्यू स्टोन एज है। शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्या हुआ, जो मनुष्य जो था पहले जब शिकार कर रहा था और चीज़ों को इकट्ठा कर करके लेके आ रहा था अपने फूड एज अ फूड कंज्यूम करने के लिए, अब वो है खेती बाड़ी भी करने लग गया और एक सेटल लाइफ हो गई, जो है लोग रहने लग गए, लोगों ने अपने घर वर बना लिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया, लोगों ने पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, और फिर उन्हें पता चला कि पालतू जानवर हम कौन कौन सा पाल सकते हैं, कौन सी ब्रीड का पाल सकते हैं, किससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और पॉलिश टूल्स को, पॉलिश्ड जो स्टोन के टूल्स होते हैं उनको वो यूज़ करना सीख गए थे न्यूलिथिक स्टोन एज में। डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज मेटलर्जी मिक्सिंग कॉपर एंड टिन टू मेक ब्रॉन्ज, तो इनसे एक टूल बनाने शुरू हुए, कॉपर और टिन से लेके ब्रॉन्ज बनाया गया। तो ब्रॉन्ज मेटलर्जी जो है इसका यूज़, इसका विकास हुआ, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, जो है शहर विकसित हुए और पुरानी सभ्यताएं भी उसका विकास हुआ। मेसोलिथिक में क्या हुआ, छोटे छोटे टूल्स बने, एज अ ट्रांजिशनल फेज माना जाता है इसको हंटिंग गैदरिंग और एग्रीकल्चर के बीच का। मतलब जब मनुष्य जो है हंटिंग गैदरिंग कर रहा था उसके बीच का जो टाइम पीरियड था, और फिर उसके बाद उसने एग्रीकल्चर सीख लिया था, उसके टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड उसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। उसके बाद आ जाता है आपका चैल्कोलिथिक कॉपर एंड स्टोन एज बोला जाता है। यहाँ पे लोग जो है कॉपर का यूज़ करना सीख गए थे, कॉपर के टूल्स बनाए उन्होंने, स्टोन्स की अर्ली जो है मेटलर्जी हुई, धातु निकालने और उसका जो है धातु निकाल कर फिर उसके औजार बनाना और आभूषण बनाना और उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाने की जो कला है वो डेवलप हो चुकी थी यहाँ पे कब, चैल्कोलिथिक कॉपर स्टोन एज में। आयरन एज में क्या हुआ, लोगों ने आयरन का मेटलर्जी जो है उसका यूज़ करना शुरू कर दिया था, जैसे कि स्मेल्टिंग एंड वर्किंग आयरन, ठीक है, स्ट्रॉन्गर टूल्स बनाए और वेपन्स बनाए, किससे, आयरन से, और मोर एडवांस सोसाइटी जो है बन गई। इस काल में क्या हुआ, लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ, लोहे को गलाकर और मजबूत उसको गलाकर मीन्स स्मेल्टिंग करके फिर उसको औजार बनाए और हथियार बनाए, और फिर उसके बाद खेती के लिए, युद्ध के लिए जो है इन औजारों का यूज़ किया जाता था। समाज पहले से जो है अधिक विकसित और एडवांस हो गया था, ओके। पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हमने समझ लिया, ओके। पैलेलिथिक हंटर गैदरर्स, मेजर अर्ली ह्यूमन साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी जो है हम इसमें ये समझेंगे कि जो मेजर अर्ली ह्यूमन साइट्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब आपको पूरे जो है इसमें मैप में पूरा गिवन है। पैलेलिथिक हंटर गैदरर्स का पूरा ये यहाँ पे आपको पूरे साइट्स जो हैं, सारी साइट्स के बारे में आपको पूरा एक चार्ट बनाया है कि कौन कौन सी ह्यूमन साइट्स थी जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था। तो पहले था पैलेलिथिक साइट्स। पैलेलिथिक साइट्स में लोअर, मिडल और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, लोअर में भी थी, मिडल में भी थी, और उसमें है अपर प्लस माइक्रोलिथ्स भी आ जाता है इसमें। मेसोलिथिक साइट्स थी, फिर न्यूलिथिक साइट्स थी, ओके। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर का जो मार्क है वो पैलेलिथिक साइट्स को इंडिकेट कर रहा है, जैसे महादेवरा, हथनौरा और काटोटी, ठीक है। तो ये सब जो है रेड कलर से जितना भी सर्कल इस मैप के अंदर जहाँ पे भी रेड कलर का सर्कल दिया है वो सारी जो साइट्स हैं वो पैलेलिथिक साइट्स हैं। मेसोलिथिक साइट्स की बात करें जहाँ पे ब्लैक कलर का मार्क है, दिस आर मेसोलिथिक साइट्स, और न्यूलिथिक साइट्स जो हैं जहाँ पे सिर्फ प्लेन सर्कल है, जैसे कि संगाना कोलू, ये जो है न्यूलिथिक साइट्स है, ओके। दार्जिलिंग हाइडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें न्यूलिथिक साइट्स के बारे में।
The stone is broadly divided into three stages: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. The word Paleolithic का मतलब होता है पुराना and Lithic का मतलब stone. So the Paleolithic period को इसी वजह से Old Stone Age बोला जाता है. In the Indian subcontinent, the oldest human settlement dates back to about 2 million years ago. अगर हम भारतीय महाद्वीप की बात करें, जो oldest human settlements जो देखा गया है, वो कब देखा गया है? वो 2 million years ago. ठीक है. Attiramapakkam in Tamil Nadu is dated to about 1.7 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये साइट देखने को मिली है. और इस्लामपुर जो कर्नाटक के अंदर है वो 1.2 मिलियन अगो ये साइट देखने को मिली है. और इन्हीं साइट्स पे क्या है, एनिमल फॉसिल्स और लार्ज कटिंग टूल्स और इंक्लूडिंग हैंड एक्सेस, हाथी कुल्हाड़ी और क्लेवर्स, इस तरह के टूल्स मिले हैं. स्टोन स्क्रैपर्स जो स्टोन से खुरचने के लिए, एनिमल्स की स्किन साफ करने के लिए, एंड चॉपर्स मिले हैं मेड ऑफ क्वार्जाइल और लाइमस्टोन. ओके, respectively have been found. These tools were used to chop animals meat, dig out tubers, scrape animal skins and cleave animal bones to extract protein rich marrow. और इन टूल्स का यूज़ किसके लिए किया जाता था? हड्डियाँ तोड़कर उसके अंदर से क्या निकालता था? मौजूद पौष्टिक मजा निकालने के लिए क्या किया था? यूज़ किया जाता था. एनिमल्स को चॉप करने के लिए, उनको काटने के लिए, जानवरों का मांस काटने के लिए, ज़मीन खोद कर उसमें से कंद मूल जैसे शकरकंद, अरबी वगैरह ये निकालने के लिए, जानवरों की खाल को साफ करने के लिए. ठीक है, तो ये सारे जो हैं टूल्स का यूज़ किया जा रहा था. ओके, और रिच प्रोटीन रिच मैरो क्या है? एनिमल्स के बोन से एक्सट्रैक्ट करना. प्रोटीन रिच मैरो ये क्या है? बहुत ये इसमें जो प्रोटीन और फैट होता है ना वो हड्डी में से निकाला जाता था. और फिर ये भोजन इसका इसलिए यह भोजन जो है इसको जो है जो भोजन जो हम करते थे ना तो उसमें जो वसा होती थी उसको इस तरीके से निकाला जाता था. हड्डियाँ तोड़कर उसके अंदर से मौजूद जो पौष्टिक मजा होती थी उसको निकाला जाता था. उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन रिच मैरो. ठीक है, मतलब मैरो का मतलब तो यही है कि हड्डी तोड़कर उसके अंदर से मौजूद पौष्टिक मजा है उसको निकालना. ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा अधिक प्रोटीन और फैट होता था. ठीक है, नेक्स्ट जो है फिगर 4.9 जो इसमें गिवन है वो बात करते हैं क्लेवर्स एंड हैंड एक्स रिलेटेड अबाउट. ये टूल्स हैं जो कि उस टाइम पे जो है विकसित हो रहे थे 1 से लेके 5 मिलियन ईयर्स अगो इन इंडिया. ओके, तो ये टूल्स हमें दिखाए गए हैं किस प्रकार के टूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे पैलेलिथिक पीरियड के दौरान. फर्दर प्रोग्रेस इन हंटिंग एंड गैदरिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन द मेकिंग ऑफ स्मॉलर टूल टूल्स. फिर क्या हुआ, जब हंटिंग गैदरिंग जब जो है उसके बाद लोगों ने छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू किए. और द मेन जो इस तरीके जो छोटे छोटे टूल्स बनाए लोगों ने, उसमें स्क्रैपर्स आता था, बोरर आते थे और पॉइंट्स आता था. स्क्रैपर्स क्या होता था? खुरचने जैसे खुरचने के लिए होता है. बोरर्स क्या होता है? छेद करने के लिए होता था. और पॉइंट्स होते थे कि जो जानवर है उसके सिर पे एकदम से सही निशान लग जाए, उसके लिए पॉइंट्स को यूज़ किया जाता था. ओके, हाँ एक चीज़ और मैं बता देती हूँ. क्लेवर्स तो मैंने आपको क्लेवर्स क्या होता है, और हैंड एक्स तो वो हो गया हाथी कुल्हाड़ी. और क्लेवर्स खोदने के लिए, काटने और खोदने के लिए, और बड़ी बोन्स और मांस को काटने के लिए क्लेवर्स को यूज़ किया जाता था. ओके, उसको क्लेवर्स बोलते हैं. एंड द मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स इंक्लूड स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड पॉइंट. दिस इंडिकेट इंप्रूव एफिशिएंसी. तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पहले जो टूल्स यूज़ किया जाते थे अब जो इनकी एफिशिएंसी जो इंप्रूव हो रही थी हंटिंग के लिए बाय डेवलपिंग प्रोजेक्टाइल्स विच वर टिप्ड विद शार्प पॉइंट्स. तो जो भी जो टूल्स होते थे बहुत ज़्यादा नुकीले होते थे, उसमें भाले और तीर जैसे हथियार बनाए गए जिसमें जिनके आगे तेज नुकीले पत्थर लगाए जाते थे. इनसे जो है क्या होता था, इनसे शिकार करने में जो है बहुत आसानी हो जाती थी. इस तरीके के टूल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे. कब? मेसोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान. यहाँ पे दिखाया गया है कि मिडिल पैलेलिथिक टाइम पीरियड के दौरान किस तरह के टूल्स होते थे. ऊपर हमने देखा पैलेलिथिक टूल्स टाइम पीरियड में किस तरह के टूल्स होते थे. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने छोटे छोटे टूल्स हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. Figure 4.11 and figure 4.11b माइक्रोलिथ टूल्स एंड बोन पॉइंट्स. तो इसमें दिखाया है कि माइक्रोलिथ टूल्स को दिखाया गया है और बोन पॉइंट्स की पिक्चर्स यहाँ पे शो की गई हैं. ठीक है, एज डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स नोन एज ब्यूरिन इंग्रेवर वर आल्सो यूज्ड टू इंग्रेव सिंबॉलिक फीचर्स एंड बोन्स एंड शेल्स सच एज ऑस्ट्रिच एग्स. तो क्या होता था, ब्यूरिन और इंग्रेवर जैसे स्टोन के जो टूल हुआ करते थे उनसे क्या किया जाता था, उस पर नक्काशी की जाती थी बोन्स के ऊपर और शेल्स के ऊपर.
और ऑस्ट्रिच का जो एग होता था उसके शेल्स के ऊपर। और द माइक्रोब्लेड्स वर फिक्स्ड इन हैंडल, माइक्रोब्लेड्स फिक्स होता था हैंडल में अंदर और बहुत इजीली से इसको यूज़ किया जाता था। दीज डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद आवर इमीडिएट एंसेस्टर्स होमोसेपियंस। तो ये सब डेवलपमेंट्स जो हैं हमारे होमोसेपियंस ने किए थे, जो कि हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स थे, ठीक है, हु ग्रेजुअली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये फैल गए, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और जो कि किस टाइम पीरियड में, बिटवीन 50,000 से लेकर 1200 ईयर्स अगो तक, ओके, इस टाइम पीरियड में ये लोग फैल गए थे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर। अब हम आ जाते हैं मेसोलिथिक हंटर गैदरर क्या है। अराउंड 1200 ईयर्स अगो अर्थ क्लाइमेट बिकम वार्मर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। 12,000 साल पहले का जो हमारी पृथ्वी की जलवायु थी वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गई और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज जो है हमें इसमें देखने को मिला पूरे पर्यावरण के अंदर। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो हमारे जंगल हुआ करते थे, जो घास के मैदान हुआ करते थे, वो पूरी दुनिया में जो है फैल गए एंड दैट वाज प्रीवियसली कवर्ड बाय आइस शीट। पहले क्या होता था, वो एरिया आइस शीट से कवर होता है, अब वहाँ पे भी क्या होगा, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो एक्सपेंड हो गए। एंड द न्यू लैंडस्केप ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्मॉल गेम एनिमल्स। तो इस तरीके से जो न्यू लैंडस्केप जो देखने को मिला, तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज मिले, जिसमें कि स्मॉल गेम एनिमल्स भी थे, जैसे फिश एंड एडिबल वाइल्ड ग्रेन्स। तो स्मॉल गेम एनिमल्स में छोटे छोटे जानवर भी थे, अभी शिकार होने लगा था, मछलियाँ थी, और एडिबल वाइल्ड बहुत सारे ऐसे जंगली जो है ग्रेन्स, अनाज भी हमें मिले हैं यहाँ पे। दिस द वर्ल्ड विटनेस द फर्स्ट एयर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ह्यूमन। और यहीं से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है जनसंख्या में एकदम जो है एक्सप्लोजन और जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली इस ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, दैट इज इन मेसोलिथिक टाइम पीरियड, ओके। इन विच टाइम पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट? मेसोलिथिक टाइम पीरियड, ओके। A variety of micro tools enable the people to gather aquatic food। और लोगों ने क्या किया, माइक्रो टूल्स की हेल्प से क्या कि लोगों ने एक्वेटिक फूड भी गैदर करना शुरू कर दिया, बोथ मैरिन एंड फ्रेश वाटर। मैरिन मीन्स जो समुद्र में जो पानी, खारा पानी है, फ्रेश वाटर उसमें से भी क्या किया उन्होंने, एक्वेटिक फूड निकालना शुरू कर दिया। फिशिंग जो था वो मेन स्टे माना जाता था सब्सटेंस इकोनॉमी के अंदर, ओके। मछली पकड़ना जो है ये जो है मेन स्टे माना था सब्सटेंस के लिए, ठीक है। आर्ट एक्टिविटी ऑल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस टाइम। कला का भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था इस समय में। न्यू हैबिटेट्स सच एज केव्स एंड रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं जो फ्रिक्वेंटली ऑक्यूपाई किए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये जो है ये साइट्स जो है ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान मिली हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेंटेड रॉक्स हैं। इसमें क्या है, 100 से भी ज़्यादा, आप 100 समझ लो, रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे, उन पे चित्रकारी की जाती थी, ठीक है, और विद मेसोलिथिक एंड अर्ली ह्यूमन ऑक्यूपेशंस में, ठीक है। भीमबेटका में जो है सैकड़ों चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रॉक शेल्टर्स, जिनमें मध्य पाषाण का और उससे भी पहले के जो मनुष्य होते थे उनके द्वारा बनाए गए चित्र आज भी क्या है इसमें प्रिजर्व्ड है। तो उसमें ये भी बताया है कि वहाँ के लोगों का जो है ऑक्यूपेशन क्या होता था, तो रहन सहन उन्होंने पूरा एक चीज़ उसमें शो की गई है। अभी जो हम लोग समझने वाले हैं न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्या था। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन मीन्स नवपाषाण क्रांतिकारी। As hunter-gatherers gain adequate familiarity with seasons and different types of food resources, there was gradual transition to food-producing way of life, also known as Neolithic Revolution। ये क्या होता है, जिससे से hunter-gatherers जो है वो परिचित हुए कि सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, और इसमें हम अलग अलग प्रकार के फूड रिसोर्सेज को ग्रो कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, उन्हें धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। अब वो क्या करें, पहले तो वो फूड के रिसोर्सेज को इकट्ठा करते थे, अब उन्होंने खुद ही जो है फूड का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। यहीं से जो है नवपाषाण क्रांतिकारी जो है क्रांति जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी। तब उन्होंने धीरे धीरे केवल भोजन खोजने के बजाय अब लोगों ने स्वयं भोजन उगाना शुरू कर दिया। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। द हॉलमार्क ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ब्रिंगिंग देम अंडर ह्यूमन कंट्रोल एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स थ्रू कल्टीवेशन एंड हस्बेंड्री। और एक क्रांति, इसमें एक चीज़ को एक हॉलमार्क माना जाता है इस रेवोल्यूशन को, क्या है कि लोगों ने क्या किया, जानवरों को जो पालतू पशु थे उनको पालना शुरू कर दिया, पौधे भी उन्होंने इस तरीके से उगाए, खेती और पशुपालन जो है नई किस्मों का उसमें विकास किया गया, ठीक है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स, और नए नए ब्रीड्स को भी उन्होंने डेवलप किया थ्रू कल्टीवेशन और हस्बेंड्री के थ्रू। तो हंटर गैदरर्स ने जो है फिर नए नए टूल्स बनाए प्रोक्योरिंग करने के लिए फूड को। न्यूलिथिक फार्मर्स ने भी बहुत सारे टूल्स बनाए थे फूड प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और वेराइटी ऑफ अदर पॉटरी, मतलब अलग अलग प्रकार की जो है पॉटरी बनाई अलग अलग शेप्स में और साइजेस में, क्योंकि जब फूड प्रोडक्शन हुआ तो उसको स्टोर भी तो करना था। दे यूटिलाइज सेवरल रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश फर्स्ट बेस सेटलमेंट्स। तो यहीं पे क्या किया उन्होंने, रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, रिसोर्सेज बनाए, और एक फर्स्ट प्लेस सेटलमेंट जो है यहाँ पे स्थापित हुआ, जिससे फाउंडेशन रखी अर्बन रेवोल्यूशन की, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ, गांव आगे चल के नगरों में विकास हुआ उनका। जब जहाँ पहले के लोग शिकार और भोजन इकट्ठा करने के लिए औजार बनाते, जब नवपाषाण काल में किसान खेती करने, फसल काटने और भोजन तैयार करने के लिए नए नए प्रकार के औजार बनाने लगा था। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूलिथिक स्टोन टूल्स किस प्रकार के हैं, यहाँ पे गिवन है। ओके, या मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ न्यूलिथिक स्टोन टूल्स की, जो कि 4.13 में गिवन है। यू सी द शेप्स, हाउ दे मेक दीज टूल्स इन डिफरेंट शेप्स। ओके, the chart figure 4.14 listed the gradual shift from hunting and gathering to agriculture ways of life across different regions of the world. It also highlighted that the transition did not occur at the same time everywhere, but it took place at different periods in different areas. तो इससे हमें ये पता चला जो ट्रांजिशन जो हो रहा था वो सेम टाइम पीरियड पे नहीं था, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग चीज़ें जो हैं अलग अलग एरियाज में हो रही थी। न्यूलिथिक पीरियड क्या था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको हम समझ लेते हैं। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, वी फाइंड रीजनल वेरिएशन इन द इनिशियल वेज ऑफ एग्रीकल्चर वेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या हुआ, भारत के महाद्वीप में जो है आपको जो है इंडिया, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाला एरिया था, वहाँ पे लोगों के जो एग्रीकल्चर करने के जो तरीके थे उनमें बदलाव देखने को मिला। इन द नॉर्थ वेस्ट जो साइड जो है मेहरगढ़ की, जो कि बोलन पास इसको बोला जाता है, मेहरगढ़ जो साइड है, तो यहाँ पे बोलन रिवर के पास है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर ये सबसे पुरानी जो है नवपाषाण स्थल माना जाता है। इसको ओल्डेस्ट न्यूज साइट माना जाता है, किसको, मेहरगढ़ को। एंड इट वाज आल्सो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर विलेज, तो अर्लीस्ट सबसे जो आरंभिक कृषि जो की जो गाँव है, खेती जो वहाँ के लोगों ने की है, सबसे पहले यहीं के लोगों ने की है। एंड डेटिंग बैक टू अबाउट 700 BCE इट्स पीपल बिल्ट, यहाँ पे लोगों ने क्या जो धूप में सुखा के जो ईंटें होते थे उनसे घर बनाना शुरू किया, ग्रेनीज बनाई ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, और बड़ी द डैड एंड ग्रेप्स, और इस तरह की कब्रें वगैरह बनाया करते थे जब कोई मर जाता तो उनको दफनाने के लिए। एंड मेड अ वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स, और वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स अलग अलग प्रकार के उन्होंने जो है गहने बनाए बहुत कीमती पत्थरों से, सच एज लेपिस लेजोली, कार्नेल एंड शेल्स के थ्रू। एंड दे कल्टिवेट वीट एंड बार्ली, उन्होंने जो है फसलें उगानी शुरू करी थी वीट और बार्ली की, रेस्ट किया था वहाँ पे शीप्स और गोट्स को पाना शुरू किया, एंड इंडियन कैटल को, द ज़ेबू हम बुल इन पर्टिकुलर। दे वर द फर्स्ट टू मेक कॉपर ऑब्जेक्ट, वो लोग सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू किए। उसके बाद मेटल एज आया, आयरन का भी यूज जो है यहाँ पे पॉपुलर होने लग गया, पॉपुलर नोन एज चैल्कोलिथिक पीपल बाय अबाउट 400 BC। और दिस लेटर इसी से क्या हुआ, ब्रॉन्ज एज सिंधु सिविलाइजेशन जो है 3500 BC के अराउंड जो है वो हमें डेवलप होती दिखाई दी। फिगर 4.15 में संगना कालुनेथिक साइट जो है ऑन द टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल यहाँ पे शो किया गया है, डेटिंग 2000 BC। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है संगलाकुलु नेथिक साइट है जो ग्रेनाइट की, यहाँ पे जो है ऑन टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल, डेटिंग, ये बात हो रही है 2000 BC के अराउंड की। ठीक है, अब फिगर 4.16 आप देख सकते हैं मेहरगढ़ जो है ये बोलन पास लेआउट, और यहाँ पे किस तरीके से हाउस के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बोलन रिवर के पास है ये। और बाय 2500 BC मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ऑक्यूपाइड न्यूलिथिक कम्युनिटीज़। तो 2500 BC के अराउंड जो है पूरा महाद्वीप पे जो है वो न्यूलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। वहाँ पे कैटल, शीप, गोट, हर्डिंग, ये सब कल्टीवेशन वगैरह होने लगे, सीरियल्स का, मिल्स का, पल्सेस का। और न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ जो है इसकी ये विशेषता है कि क्या क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। सम टाइम्स इंटरेस्टिंग विद द कंटेम्प्रेरी चैल्कोलिथिक कल्चर, सब कहीं कहीं पे क्या है उसी समय जो है चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो है वो भी देखने को मिला। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर शो किया है कि किस तरीके से हाउसेस बनाए थे उन्होंने मेहरगढ़ पास में ईंटों का यूज़ करके। अभी हम लोग सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर का एंड कर दूंगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है हाफ पार्ट जो है इस चैप्टर का वो मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन, आपने देखा कि किस तरीके से जो न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ जो थी वो इमर्ज हुई थी 7000 BC के अराउंड, और जो कि मेहरगढ़ में हुई थी। ठीक है, जो कि मेहरगढ़ में फुट हिल्स ऑफ बलूचिस्तान में, ठीक है, स्प्रेड इन द मिडल एंड अपर इंडस वैली एंड फर्दर ईस्ट। मतलब 2500 ईसा पूर्व तक भारत के अधिकांश भागों में नवपाषाण कृषि समुदाय जो है वो बस चुके थे। लोग स्थायी गांव में रहते थे और खेती करते थे। ओके, तो मेहरगढ़ वाले में जो एरिया जो बलूचिस्तान में वहाँ पे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मिडल और अपर इंडस वैली जो है एंड फर्दर ईस्ट में फैल गए थे। ओके,
एंड सम ऑफ दीज सेटलमेंट्स मास्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कुछ सेटलमेंट्स वहाँ रह रही थी, वो एक्सट्रैक्शन करना सीख गई थी कॉपर का, ओर से निकालना शुरू कर एक्सट्रैक्शन करना कॉपर का, कॉपर बना ओर से कॉपर बनाना शुरू कर देते हैं अराउंड 4000 BC तक, एंड बिकम द अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक, और सबसे पुरानी जो चैल्कोलिथिक साइट थी वो यही थी इस सब कॉन्टिनेंट मार्क द बिगिनिंग, जिसने जो है ब्रॉन्ज एज की शुरुआत की थी। ठीक है, तो मैप जो है यहाँ पे शो कर रहा है हमको कि किस तरीके से जो है टाइमलाइन ये शो करिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में किस तरीके से कौन सी चीज़ किस तरीके से हुई थी। तो फिगर 4.18 जो है टाइमलाइन हमें शो कर रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो 7000 BC के अराउंड आपको न्यूलिथिक टाइम पीरियड था, 4500 BC चैल्कोलिथिक था, चैल्कोलिथिक एज थी, फिर 3300 BC में ब्रॉन्ज एज डेवलप हुआ इसी को, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 2000 BC तक अर्ली हड़प्पन वाला टाइम पीरियड है। फिर मैच्योर हड़प्पन आया 1900 BC में, फिर लेट हड़प्पन आया जो कि 1900 से 1000 BC में, 1300 BC में। ओके, मोर एविडेंट इन, हाँ अब पढ़ लिया इस सेक्शन। हाँ, मैप फिगर 4.17 मैं आपको पहले शो कर देती हूँ। फिगर 4.17 में मैप जो है वो शो कर रहा है बहुत सारे अर्ली और मैच्योर हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्ली और मैच्योर जो है हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं उसकी जो है यहाँ पे पिक्चर शो की गई है। मेजर अर्ली हड़प्पन साइट्स जो उनको रेड कलर से सर्कल्स गोला किए हैं, और अर्बन और मैच्योर हड़प्पन साइट्स को ब्लैक कलर से बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है अर्बन और मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा है राखीगढ़ी आपका हड़प्पन है, ठीक है, और रहमान डेयरी, मेहरगढ़, तो ये तो अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप मैप में जाके देख सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट द अर्ली स्टेजेस दैट लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन बाय 2600 BC। तो अर्ली स्टेजेस ये बता रखे हैं कि किस तरीके से सिविलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी 2006 BC के अंदर। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर टूल्स इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड घग्गर सरस्वती बेसिन्स एनहांस प्रोडक्टिविटी। जब कॉपर्स के टूल्स बनने शुरू हुए तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स जो थे वहाँ पे इन टूल्स का यूज़ करके इंडस और घग्गर सरस्वती जो बेसिन वाला एरिया है वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया, एंड लीड टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इन दीज कम्युनिटीज। लोगों की आय भी बढ़ती चली, वहाँ पे समृद्धि बढ़ी, एंड दिस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो पॉटरी का यहाँ पे हो रहा था इस टाइम पे, शोइंग डाइवर्स रीजनल स्टाइल्स। और जो पोट्री जो थी वो बड़े पैमाने में मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग शैली से जो है लोग इसको बना रहे थे पॉटरी को। तो रीजनल स्टाइल्स इन पॉटरी एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन बिकेम मोर एविडेंट इन द अर्ली चैलेलिथिक साइट्स। तो जो लोगों के पॉटरी और क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन करने का जो तरीका था वो भी क्या, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही थी। ओके, एंड द इंडस घग्गर सरस्वती बेसिन्स फॉर 4000 BC ऑनवर्ड्स। तो कौन से टाइम पीरियड में देखने को मिली थी? जो अर्ली चैलोथिक साइट्स जो थी बलूचिस्तान में और इंडस एंड घग्गर सरस्वती बेसिन के आसपास जो है, तो जो रीजनल स्टाइल जो है पोट्री और क्राफ्ट प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा एविडेंट हो चुकी थी। Some radiocarbon dates suggest that some sites in the dry river belt of Saraswati such as Birana and Kunal। तो कुछ रेडियोकार्बन डेट्स अब ये कहते हैं बहुत सारी साइट्स जो है वहाँ पे नदी सूख गई थी बेल्ट ऑफ सरस्वती सच एज बिराना और कुनाल में। तो प्री हड़प्पन फेज जो है वहाँ से शुरुआत हुई उसकी 700 से लेके 500 BC तक। तो बहुत सारे रीजनल स्टाइल्स जो है वो टाइम टू टाइम जो विकसित हो रही थी एंड बिकेम स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बाय अबाउट 2500 BC तक। तो बहुत सारी साइट्स में जो है इस तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही थी। तो सिंस दी साइट्स शो अ कल्चर, और ये सब चीज़ें जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है या पॉटरी डेवलप हो रही है, तो ये सब चीज़ें हमें हमारी कल्चर जो हमारी संस्कृति विकास को जो है ये दर्शा रही थी इस टाइम पे, ठीक है। एंड शो अ कल्चर कंटिन्यूटी द स्टेज इज जनरली डिस्क्राइब्स अर्ली हड़प्पन। तो ये सब कब हो रहा था? जब अर्ली हड़प्पन वाली स्टेज टाइम पीरियड था उस टाइम पे। वी सी कंटिन्यूटी इन पॉटरी ट्रेडिशन, सेमी प्रेशन स्टोन बीड्स। तो जो पॉटरी का ट्रेडिशन था वो तो अर्ली हड़प्पन के बाद भी जो है वो चला आ रहा था। सेमी प्रेशन स्टोन के बीड्स मन के बनाने शुरू कर दिए, शेल के बैंगल्स बने, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स एंड कॉपर वर्किंग हुई। सम अदर डेवलपमेंट सच एज बिल्डिंग पैरामीटर एंड वॉल, पैरामीटर के तरीके के वॉल बनने शुरू हो गए अराउंड द सेटलमेंट। लोग जब रह रहे थे उन्होंने दीवारें किस तरीके की बनाई, सील्स का यूज़ किया। एंड हड़प्पन की राइटिंग स्क्रिप्ट्स भी जो हैं यहीं इसी टाइम पर हमें देखने को मिलती हैं। प्रोबेबली हैड द बिगनिंग्स इन द अर्ली हड़प्पन स्टेज में इस की जो राइटिंग के स्क्रिप्ट उनकी शुरुआत हो चुकी थी। हड़प्पन पर नॉट मेनली एग्रीकल्चर, हड़प्पन सिर्फ जो है वो खेती बाड़ी ही नहीं करते थे, दे ऑल्सो प्रैक्टिस नंबर ऑफ, उन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट्स भी सीख लिया था। पॉटरी जो है वन ऑफ द मेजर क्राफ्ट प्रोडक्ट था, उससे क्या होता था उनका बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हो रहा था, इकोनॉमी जो है
है उसमें बहुत ज़्यादा समृद्धि आ रही थी उसकी वजह से। पॉटरी रिमेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स शो यूनिक स्टाइल्स इन द शेप्स ऑफ वेसल्स। तो जो पॉटरी थी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टाइल्स लोग जो हैं तरीके से बना रहे थे, अपनी अपनी स्टाइल्स को दिखा रहे थे। जो शेप्स जो होती थी वेसल्स की वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती थी, उन पे अलग तरीके की पेंटिंग करते थे, अलग अलग डिज़ाइंस बनाते थे। तो वो अपना अपना रीजन्स को जो है इसमें जो वेराइटीज़ को शो कर रहे थे, डाइवर्सिटी शो कर रहे थे। सम अदर क्राफ्ट दैट शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट इंक्लूड कॉपर वर्क। तो बहुत सारा क्राफ्ट का भी वर्क हुआ है, धीरे धीरे क्या हुआ उसमें कॉपर का वर्क हुआ, शेल का वर्क हुआ, प्रोडक्शन हुआ सेमी प्रेशियस स्टोन्स का, मतलब ज्वेलरी वगैरह बनानी शुरू हो गई थी। एविडेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन बीड प्रोडक्शन फाउंड फ्रॉम, जो साक्ष्य जो मिले हैं अर्ली हड़प्पन के, वो बीड प्रोडक्शन जो है उसमें से वो फाउंड फ्रॉम हड़प्पन पाकिस्तान से मिला है, एज वेल एज फ्रॉम कुनाल इन हरियाणा एंड दादरी इन गुजरात। तो बीड का प्रोडक्शन जो है हड़प्पन पाकिस्तान और कुनाल और हरियाणा इन सारे एरिया और दत्राना एंड गुजरात में भी देखने को मिला है। बिसाइड दिस द एक्सटेंसिव ऑफ यूज़ ऑफ ग्राफिटी ऑन पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न चिन्ह बनाए जाने लग गए थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे जियोमेट्री के डिज़ाइन बनाए, सिंपल एनिमल्स के जो है डिज़ाइन बनाने शुरू हुए। अर्ली हड़प्पन साइट्स के दौरान लाइक हड़प्पा, रहमनडेरी एंड कुनाल कुड बी सीन एज फॉरेनर टू द स्क्रिप्ट एंड इंस्क्राइब सील्स ऑफ द। तो उस जो है पॉटरी पे जो है सील्स जो है वो भी जो है उनकी भी चित्रकारी जो है वो दिखाने डेवलप होनी शुरू हो गई थी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इट वॉज दिस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट हुआ और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन पीरियड, इसी वजह से क्या हुआ जो है शहरों का क्या हुआ विकास होना शुरू हो गया। लोगों ने खेती, व्यापार, परिवहन और उसके बाद शिल्पकला में भी सुधार किया था। ओके, बड़े बड़े फिर क्या हुआ धीरे धीरे नगर बनने लग गए। डोंट मिस आउट, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ओके, इसको हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। डोंट मिस आउट, ए ट्रेडिशन नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड, एक ट्रेडिशन है। जो अर्ली हड़प्पन थे उन्होंने प्लो किए, खेतों की जुताई की, और कालीबंगा जो है ये प्लो का फील्ड है, प्लो फील्ड के जाना जाता है। ये साइट जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फरोज़ हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फरोज़ बने हुए हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर के अंदर। तो ये यहाँ पे डबल क्रॉप कल्टीवेशन दिखा रहा है ये चीज़। क्या डबल क्रॉप कल्टीवेशन, कैसे सीजनल में राबी और खारिफ कल्टीवेशन को दिखाता है, जो कि आज भी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, खारिफ और दोनों ही फसलें जो हैं इस तरीके से कल्टीवेट की जा रही थी, जो आज भी की जाती है, जो कि प्लो फील्ड जो कालीबंगा में वो इस तरीके के साक्ष्य हमको दिखाते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए, थिंक अबाउट इट। तो हड़प्पन्स हैड देयर ओन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। हड़प्पन्स का जो है अपना खुद का जो है वाट हुआ करते थे, नापने की जो चीज़ों को मेजरमेंट करने के अपने खुद के वाट होते थे। एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मेटिकुलसली प्लान्ड सेटलमेंट्स एंड द एफिशिएंट इंटीग्रल ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स। तो उन्होंने जो उनके जो वाट हुआ करते थे उनमें बाइनरी मल्टीपल सिस्टम होता था, उसको फॉलो किया था 1 to 860, और सिस्टम फॉर वेटिंग स्मॉलर यूनिट्स के लिए तो बाइनरी सिस्टम यूज़ किया, और यूज मल्टीपल 10 फॉर लार्ज डिनोमिनेशंस के लिए। ठीक है, और क्यूबिकल स्टोन्स वेट हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सेवरल साइट्स। तो बहुत से साइट्स में जो है क्यूबिकल स्टोन्स के वेट्स मिले हैं जिनको मेजरमेंट के लिए यूज़ किया था। कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वुड हैव बीन अफेक्टेड। तो क्या आप समझ सकते हैं कितना जो है ये लंबे डिस्टेंस से ट्रेड चलता हो, किस तरीके से प्रभाव पड़ता हो उस पर, एंड नॉट फॉलो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो यही हड़प्पा के लोगों के पास एक समान वजन प्रणाली ना होती तो दूर दराज का जो व्यापार है वो करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था। तो उन्होंने दो चीज़, इस जो ये स्टोन के वेट्स हैं इनको दो तरीके से किया उन्होंने। एक बाइनरी मल्टीपल जो था वो सिस्टम ऑफ वेटिंग स्मॉलर यूनिट्स, और मल्टीपल ऑफ 10 फॉर लार्ज डिनोमिनेशंस के लिए वो लोग यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो हैं पिक्चर्स को शो किया है, वाट्स की जो शेप्स थी वो भी डिफरेंट होती थी, तो इनको वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, हड़प्पन्स टाइम के लोग। ओके, थैंक यू फॉर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।